Hello everybody, welcome to the new video. Today I am discussing what should be our attempt psychology. स्ट्रेटजी की बात हम बहुत करते हैं लेकिन कई बार जो है हमारी साइकोलॉजी जो है वो मिस हो जाती है. साइकोलॉजी वर्ड यहाँ पे मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि एक थॉट प्रोसेस चाहिए आपको. कैसे आप एग्जामिनेशन में जा रहे हैं, कैसे आप MCQs अटेम्प्ट करने वाले, वही थॉट प्रोसेस. ये जो थॉट प्रोसेस है आपकी साइकोलॉजी, ये आपकी प्रेपरेशन जो है उसको शेप करेगी मतलब क्रोनोलॉजी डिसाइड करेगी. कैसे आप जा रहे हैं एग्जामिनेशन के अंदर, कितना आप प्रिपेयर्ड है, ये सब डिसाइड होगा. उसी के बेस में आपकी जो है अटेम्प्ट्स है वो क्वालिफाई होंगे. आपकी जो स्ट्रेटजी रही है जो साइकोलॉजी पे बेस्ड थी, उसी के बेसिस पे आप कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे. राइट, सो उसको आज समझेंगे थोड़ा सा. हम इस सीरीज़ को क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग इट सब्जेक्ट वाइज. राइट, today what I am doing is I am giving you geography, right, as an example. Why? Because geography is one of the core subjects. Core why? Last year 16 questions directly geography से आए थे. 16 questions geography से आए थे. एक या दो ऐसे थे जो करंट बेस्ड थे, सो उनको हिट करना थोड़ा डिफिकल्ट था. हिट मीन्स अटेम्प्ट, ठीक है. अटेम्प्ट मतलब हिट, क्या आप उसको अटेम्प्ट कर पा रहे हैं. हिट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट 16 questions arrived from geography itself. 16 questions is huge, right? अगर आप एक बात समझे कि UPSC प्रीलिम्स के अंदर हमारे पास जो होते हैं 5 कोर सब्जेक्ट, 5 कोर UPSC प्रीलिम्स 5 कोर सब्जेक्ट है मेरे पास. 5 कोर मतलब एक हो गया हमारा हिस्ट्री के अंदर हमारे पास आ गए 3 टॉपिक्स. राइट, एंशिएंट, वी हैव मेडिवल, वी हैव मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर ऑफ एवरीथिंग अबव. आर्ट एंड कल्चर ऑफ अबव. राइट, इनके अंदर ही मैं आर्ट एंड कल्चर को कंसिडर कर रहा हूँ. अगर ये ब्लॉक गिनने जाए, ठीक है, देन वी हैव अ पॉलिटी सेगमेंट विद इन द एग्जामिनेशन. उसके बाद हमारा ज्योग्राफी का सेगमेंट आता है. उसके बाद हमारा सेगमेंट आता है इकोनॉमी का. फिर सेगमेंट है हमारा एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक. इसको एक कंसिडर करें. थोड़े अगर एग्रीकल्चर के भी टॉपिक्स एनवायरनमेंट में कंसिडर कर रहे हैं हम, और एनवायरनमेंट ज्योग्राफी में कंसिडर कर रहे हैं, तो इन सब का मिला के यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर 15 क्वेश्चंस फ्रॉम ईयर, समवेयर 15 फ्रॉम ईयर, 15 फ्रॉम ईयर, 15 फ्रॉम ईयर एंड 15 फॉर ईयर. ठीक है, तो आपके 75 क्वेश्चंस तो ये ही बन रहे हैं. 75 क्वेश्चंस एवरेज. ठीक है, 75 क्वेश्चंस एवरेज. इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड हिस्ट्री. इसमें अगर आप एक बात नोटिस करें तो दिस इज़ क्वाइट स्टैटिक. ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो करंट से आते हैं, लेकिन अगर आपने आर्ट एंड कल्चर कर रखा है तो करंट आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में वैसे ही आएगा, क्योंकि बहुत ही स्टैटिक इन नेचर है. सेम थिंग विद पॉलिटी. कुछ लॉज जो नए हैं, कुछ घटनाएँ जो नई हुई हैं, वही आपको एग्जामिनेशन में करंट के बेस से आ रही है. देन यू हैव ज्योग्राफी, कंप्लीटली स्टैटिक टॉपिक. कंप्लीटली एक बार ज्योग्राफी आपका खत्म है, करंट छुआ भी नहीं है, फिर भी 15 में से आप मिनिमम 12 क्वेश्चंस हिट कर पाएंगे. कंसिडरिंग 3 क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट है. 12 क्वेश्चंस हिट मतलब कुछ आपको 100% आ गए, क्वेश्चन देखा आंसर आ गया, कुछ आपको 50-50 आ रहे हैं. 2 ऑप्शन है, दोनों में से एक आप टिक कर रहे हैं. राइट, देन यू हैव इकोनॉमी. लिटिल यहाँ पे ही आपका क्या है, जो है करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हो रहा है. करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर से डायनामिक कॉन्सेप्ट आ रहे हैं. लेकिन क्योंकि ये सब जो है टॉपिक्स काफ़ी टेक्निकल है. राइट, these are scientific and technical and scientific in nature. तो एक बार इसमें भी अगर आपका करंट अफेयर्स नहीं हुआ है तो चलेगा, यू कैन स्टिल टच दिस टॉपिक्स. अरे 75 क्वेश्चंस में एवरेज पूछ रहा हूँ. कई बार ऐसा भी हुआ है पेपर में कि सारे टॉपिक्स का मिला के आपको इन्हीं दोनों में से अगर एग्रीकल्चर वगैरह में ऐड कर रूँ, राइट, देन यू गेट मोर देन 80 क्वेश्चंस. ओके, सो ये बात अगर हम समझ चुके हैं, देन वी नीड टू ऐड दैट हाउ मच आर नीडेड, how much you need to attempt. Right, तो ये क्वेश्चंस डिपेंड करता है किस चीज़ पे डिपेंड करता है. डिपेंड, राइट, प्रेपरेशन. क्यों? क्योंकि अगर आपकी प्रेपरेशन अच्छी है, गुड, व्हाट गुड, 5 कोर टॉपिक्स. 5 कोर टॉपिक्स जो मैंने आगे बताए,
वही 5 कोर टॉपिक्स अगर आपके गुड है तो आपको 40 से 50 क्वेश्चंस जो है राइट होंगे आपके, राइट। आप एग्जामिनेशन में 40-50 क्वेश्चंस वहाँ पे करके आ पाएंगे, एंड देन यू विल नीड समवेयर अराउंड 20 to 30 क्वेश्चंस विच विल बी 50-50 इन नेचर, ओके। सो इसमें से आपको नेट पॉजिटिव कुछ मिलेगा, नेट पॉजिटिव, ओके। सो कैन स्किप अदर टॉपिक्स, कैन स्किप अदर क्वेश्चंस, राइट। मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जितनी भी बार प्रीलिम्स क्लियर की है, देन आई हैव स्कोर्ड समवेयर अराउंड व्हाट, आई हैव इधर अटेम्प्टेड 70 क्वेश्चंस और समवेयर अराउंड दी 80 क्वेश्चंस, ठीक है। 20 क्वेश्चन में ऐसे ही एग्जाम में छोड़ के आ गया हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है हर कोई इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा, उसमें मुझे नेट नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे और मैं इससे ज़्यादा वैसे भी स्कोर नहीं कर पाऊँगा। सो दिस इज़ द रेंज, ओके। आई हैव इवन क्लियर प्रीलिम्स विद 71 अटेम्प्ट्स, 71 क्वेश्चन सिर्फ अटेम्प्ट करके 29 क्वेश्चंस लीव किए थे। इस 71 में से आई न्यू 52 क्वेश्चंस 100% एंड आई वॉज कन्फ्यूज्ड इन 18 क्वेश्चंस। तो मैंने 50-50 किए थे, राइट। आई डिडंट अटेम्प्ट एनीथिंग बियॉन्ड दिस। सो ये एक स्ट्रेटेजी, अगर आपकी प्रिपरेशन गुड है 5 कोर टॉपिक की, right? अगर आपकी प्रिपरेशन 5 कोर टॉपिक की गुड नहीं है, अगर आप ये जो 5 कोर टॉपिक मैंने कहे वो अगर आपके ठीक से नहीं हुए हैं, तो प्रॉब्लम क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एज आई सेड के डिपेंड्स, अगर आपके 5 कोर टॉपिक अच्छे नहीं है तो क्या होगा, इफ़ प्रिपरेशन इज़ ओके, ओके मतलब आपके 5 में से मे बी 3 टॉपिक्स अच्छे हैं, ओके। सो वी से 3 आउट ऑफ 5 टॉपिक्स कोर के आपके अच्छे हैं, तो होगा क्या, व्हेन यू गो इनटू द एग्जामिनेशन आपके अंदर इशू आएगा कि आप 40 से 50 जो करेक्ट थे वो नहीं कर पाएंगे, आप 25 से 35 जो है करेक्ट कर पाएंगे, राइट। और हमें नेट कितने क्वेश्चंस चाहिए, कट ऑफ हमने देखे हैं, कट ऑफ्स एक बार कट ऑफ्स को देखे जाए, ठीक है, राइट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कट ऑफ्स आपके कितने हैं, क्लोज टू 100 आ रहे हैं, ठीक है। 2023 में तो 75 कट ऑफ चला गया था, 2024 में वी डोंट नो व्हाट विल बी द कट ऑफ, 2022 में हमारा था 87.54 कट ऑफ, ठीक है। तो आपको नेट कितना पॉजिटिव चाहिए, यू नीड समवेयर अराउंड दी 45 to 50 मार्क। 45 से 50 अगर आपके नेट राइट हो रहे हैं तो आप आगे निकल जा रहे हैं, लेकिन जब 25-30 आपके हिट हो रहे हैं तो आप क्या करेंगे 50-50 रेशियो में, और फिर कुछ भी गैस वर्क में ज़्यादा चले जाएंगे। अगर आप यहाँ से और 30 भी आप 50-50 कर रहे हैं, ठीक है, देन यू आर ऑल्सो गोइंग विथ से 25-35 और भी आप 65 पे ही है मैक्सिमम, तो आप फिर क्या करते हैं 10-20 जो है फिर वो आप गैस वर्क करने लगते हैं एग्जाम में। दिस इज़ हाउ यूपीएससी पेपर इज, दिस इज़ फंडामेंटल ब्रेकडाउन ऑफ यूपीएससी पेपर, यही होता है पेपर के अंदर। ये 5 कोर टॉपिक अगर आपके अच्छे हैं तो आप 40-50 डायरेक्टली ट्रिक कर पाते हैं, बाकी में आप 50-50 करते हैं, और उसके बाद जो रिस्क वाले क्वेश्चन हैं जिनमें आप कंक्लूड ही नहीं कर पा रहे उसको आप स्किप करके गड़ा सकते हैं, राइट। सो यू 100% नो दैट आई एम इनटू दैट कैटेगरी वेयर आई एम गेटिंग अबव दी कट ऑफ मार्क्स। लेकिन अगर आप ये रेंज में आ गए, अगर आपके कोर टॉपिक सही हुए, बहुत फोकस आपने करंट अफेयर्स पे कर लिया, बहुत फोकस बेकार की जो है पॉलिटिक्स वाली न्यूज़ में कर लिया, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा टाइम किसी एक सब्जेक्ट को दे रहे हैं, आप एक ही सब्जेक्ट को पकड़ के बैठे हैं, बहुत टाइम उसके अंदर दे रहे हैं, ये मुझे नहीं आ रहा, वो मुझे नहीं आ रहा, तो आप अल्टीमेटली अपनी जो कैपेसिटी है एग्जामिनेशन के वो कम कर रहे हैं। आपको ये पॉइंट अचीव करना पड़ेगा, राइट। और करंट अफेयर्स में ये पॉइंट अचीव करना बहुत टफ है। यहाँ पे एक आधा क्वेश्चन, एक आधा टॉपिक कम रहता है तो ठीक है, बट एटलीस्ट यूनिट 4 कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होने चाहिए। जैसे फॉर मी इफ़ आई कंसिडर, मेरा हिस्ट्री बहुत अच्छा नहीं था, so what I used to do, history के अंदर I was only targeting the very low hanging fruits, right? Every subject has some low hanging fruits. Low hanging fruits. Low hanging fruits क्यों कहते हैं? क्योंकि या तो वो repeated concepts होते हैं, मतलब PYQ में कहीं आए हैं repeated concepts, PYQ based, और favorite themes होती है UPSC की, favorite themes। जैसे हिस्ट्री में मैं बात करूँ तो फेवरेट थीम्स है बुद्धिज़्म, विजयनगर एम्पायर, फिर ऑथर्स, देन ट्रैवलर्स, ये सब कुछ बेसिक थीम्स है। पूरी हिस्ट्री मैंने नहीं की, लेकिन ये कुछ मैं PYQ सॉल्व किए, मैंने फेवरेट थिंग्स पकड़ी, मैंने रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स पकड़े, ओके। एंड व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ क्रोनोलॉजी, ठीक है। तो क्या हुआ इसके अंदर, मेरे 4/5 कॉन्सेप्ट जो थे वो राइट थे, ऑलरेडी गुड,
ठीक है, ये तो ऑलरेडी मेरे गुड थे. नाउ व्हाट आई डिड इज आई एडेड दिस एज अ 0.5 सब्जेक्ट, राइट. इसमें से अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं देन आई एम हिटिंग एटलीस्ट 4 ऑफ देम, राइट. 4 तो मेरे राइट हो रहे हैं, मतलब आगे वाले क्वेश्चन में से मेरे कुछ 30-35 मुझे 100% आ रहे थे, लेकिन इसमें से 4 आ रहे हैं, तो 40-50 वाली रेंज में मैं आ रहा हूँ. ये 40-50 वाली रेंज आने वाले 50-50 क्वेश्चंस करके आपको एग्जाम क्लियर करवाएगी, ठीक है. एक एग्जाम्पल लेते हैं आज ज्योग्राफी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, राइट. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में लेके आया हूँ 2024 का, राइट. आज ज्योग्राफी का एग्जाम्पल लेते हैं. ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चंस आए थे? यहाँ पे ज्योग्राफी के 16 क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास. ओके, ज्योग्राफी पे मेरे पास आए हैं 16 क्वेश्चंस इन 2024. और एक बार हम क्वेश्चंस देखते हैं तो हमें पता चलेगा बहुत ही फंडामेंटल, बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं. 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े डिफिकल्ट है, शायद ही किसी को आंसर पता होगा, तो आप ऐसे ही आंख बंद करके उसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं कोर कॉन्सेप्ट करके आया हूँ. मेरे ये वाले राइट है, किसी और के भी राइट है, इट डजेंट मैटर टू मी. लेकिन अगर कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जो मैंने इतने डिटेल में कवर किया है लेकिन फिर भी मुझे नहीं आ रहा है, दैट मीन्स नोबडी एल्स इज एबल टू हिट इट. अगर आपको नहीं आ रहा है मतलब किसी को नहीं आ रहा है, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट को स्टैटिक अच्छे से करके गए थे, राइट. सो कैसे उसको टच करेंगे, लेट अस सी. देखिए ये वाला पेपर है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में कैसा होता है, आइडेंटिफाई वन रॉन्ग. अगर एक भी आपका गलत हो गया तो आंसर डायरेक्टली आ जाता है. क्यों? क्योंकि एक गलत होता है तो आंसर इन दोनों में से आता है. गलत नहीं है देन वी हैव टू थिंक अबाउट दीज टू, राइट. तो थोड़ी मेहनत बढ़ जाती है, लेकिन एक तरह से अगर गलत स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर लिया तो काम हो जाता है. लेट मी सी. द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. आप इसको पॉज कर सकते हैं, मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ क्विकली. द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. स्टैटिक का बहुत ही सिंपल टॉपिक है कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो शॉर्ट वेव होता है, राइट. शॉर्ट वेव होता है, वो एटमॉस्फेयर को ज़्यादा हीट नहीं करता. एटमॉस्फेयर को जो है अर्थ की सरफेस है हमारी, उससे जो रिफ्लेक्ट होने वाले लॉन्ग वेव रेडिएशन है, यही लॉन्ग वेव रेडिएशन को ग्रीन हाउस गैसेस जो है उसको रिफ्लेक्ट करती है, और यही रिफ्लेक्ट करने की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है, वही एटमॉस्फेयर को ज़्यादा हीट करता है. तो ये हो गया हमारा गलत स्टेटमेंट. वेरी फंडामेंटल, कुछ भी करंट नहीं किया था तो भी ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए. ये हो गया हमारा गलत. दूसरा स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ 1 इज़ इनकरेक्ट तो 2 इज़ डेफिनेटली करेक्ट, और कोई ऑप्शन में 1 इनकरेक्ट है ही नहीं, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड अदर ग्रीन हाउस गैस इन एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन. ये बात गलत होगी, ये बात करेक्ट होगी. फर्स्ट वाला रॉन्ग था. लेकिन अगर ये नहीं भी पता था, ये भी कॉन्सेप्ट पता था, तो क्वेश्चन सॉल्व था. वेरी फंडामेंटल, वेरी इजी टॉपिक. एक और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3. कंसिडर द फॉलोइंग. पायरोक्लास्टिक डेब्रिस. पायरोक्लास्टिक डेब्रिस अगर वॉल्केनो पढ़ा है, एक ही पेज में बहुत ही छोटा सा पूरा वॉल्केनो डिस्क्रिप्शन है. पायरोक्लास्टिक डेब्रिस आर व्हाट इज मोल्टन रॉक्स, ऐश, फिर डस्ट, ठीक है, गैसेस, ये सब इसमें से बाहर आता है. अलॉन्ग विथ ऐश एंड डस्ट, नाइट्रोजन कॉम्पाउंड्स, ओके, नाइट्रोजन कॉम्पाउंड्स NOx, सल्फर कंपाउंड्स NOx. हाउ मेनी ऑफ द अबव आर प्रोडक्ट्स ऑफ वॉल्केनिक रिएक्शन. एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन, राइट. ये बहुत इजी क्वेश्चन में आएगा. अगर स्टैटिक किया था, NCERT 2 बार भी पढ़ी थी, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके उसी वक्त सॉल्व होने वाले थे. नहीं पढ़ी थी, बाकी सब जगह पे फोकस था, तो बहुत प्रॉब्लम होता. और पहले ऑप्शंस नहीं देखने. हमें कोई भी MCQ सॉल्व करे तो पहले हमें ऊपर सॉल्व करना है. ऊपर सॉल्व करने के बाद जो बच गया उसको लेके ऑप्शंस में जाना है, राइट. जैसे यहाँ पे थे, अगर ये सॉल्व हो रहा था, ये नहीं भी हो रहा था, लेकिन ये सॉल्व होने की वजह से ऑप्शन में जाते तो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल थे. दिस इज हाउ UPSC सेट्स द पैटर्न. वो आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं. क्या आप बेसिक चीज़ें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आराम से करके आए. आपका करंट थोड़ा छूट गया, नॉट एन इशू. क्या ये आप जो कोर कॉन्सेप्ट है उसको ठीक से देख के आए? अगर देख के आए हैं, दैट मीन्स यू विल बी एबल टू आंसर दिस सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है. यहाँ पे भी काफ़ी बच्चों के 90 मार्क्स नहीं बन रहे थे ऐसे क्वेश्चंस होने के बावजूद, ठीक है. आगे देखते हैं. लेट मी टेक अनदर क्वेश्चन. दिस इज अनदर. वंस अगेन एटमॉस्फेयर पे दूसरा क्वेश्चन आ गया. ऑलरेडी को एक क्वेश्चन था, ठीक है. दूसरा क्वेश्चन एटमॉस्फेयर पे हमारे पास अवेलेबल है. यहाँ पे क्या है, थिकनेस. वंस अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मतलब आपको ये सॉल्व करना है और नीचे देखना है. अगर गलत स्टेटमेंट मिल गया आंसर आ जाएगा, गलत स्टेटमेंट नहीं मिला तो फिर नीचे जाएंगे. थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू पोल्स, ठीक है. दिस इज वेरी राइट. हमें पता है ट्रोपोस्फियर पे क्या होता है. ट्रोपोस्फियर जो है वो ITCZ जो ट्रॉपिक्स में होता है, वहाँ पे क्या होती है, हीट बहुत ज़्यादा होती है. हीट ज़्यादा होने की वजह से एयर जो है ज़्यादा दिन्स तक राइज कर सकती है. क्लाउड फॉर्मेशन थोड़ी हाइट पे होता है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं, रेनफॉल आता है. जैसे ही पीछे जाते जाते हैं तो क्लाउड फॉर्मेशन थोड़ा नीचे होता है, क्योंकि हीट कम होती है तो एटमॉस्फेयर में कम हाइट तक हम जो है क्लाउड्स को पहुंचा पाते हैं. पोल्स पे ऑलमोस्ट नो क्लाउड्स होते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर ऐसे जाता है. पोल्स पे आपको 8 किलोमीटर की हाइट मिलेगी,
इक्वेटर पे आपको 13 किलोमीटर या फिर ट्रॉपिक्स में आपको 13 किलोमीटर की हाइट मिलेगी। दिस इज अ वेरी फंडामेंटल टॉपिक। इसमें भी हेडली, फेरल एंड पोलर सेल्स है हमारे पास, हेडलेस सेल, फेरल सेल एंड पोलर सेल, राइट। तो ये क्वेश्चन हमारा राइट है क्या? थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर द इक्वेटर इज मच ग्रेटर कंपेयर टू द पोल्स। एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसफर्ड टू ग्रेट हाइज बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स। जो मैंने यहाँ पे कही कि हीट की वजह से कन्वेक्शनल करंट्स बहुत ज़्यादा है तो ऊपर जाते हैं, ठीक। तो ये स्टेटमेंट इसको एक्सप्लेन कर रहा है। आपको ऑप्शन देखे बिना ही ये बात पता चल गई। स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, राइट। ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन था इफ यू हैड कवर्ड स्टैटिक। एक और देखते हैं, दिस इज रिलेटिवली डिफिकल्ट, लेकिन अगर एनसीईआरटी की है तो आपको आना चाहिए। ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है लेकिन फिर भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इन्फ्रेंसिस। इन्फ्रेंसिस मतलब आप इसमें से क्या समझ पा रहे हैं? फ्रॉम आइसोथर्मल मैप्स इन द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी के बारे में पूछा जा रहा है। आइसोथर्मल, आइसोथर्म्स क्या होते हैं? सेम हीट वाली जगह को मैच करना, ठीक। द आइसोथर्म डिविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। क्या पूछ रहा है हमें कि जो आइसोथर्म है, ठीक है, वो ओशन में नॉर्थ जा रहा है लेकिन इसमें साउथ जा रहा है। जनवरी में क्या होती है? जनवरी में नॉर्दर्न विंटर्स होती है, इसलिए जनवरी में ठंड बहुत ज़्यादा होती है। ऊपर जाते जाते ठंड होती है, लेकिन पानी जो है वो ओशन करंट्स की वजह से गर्म पानी ऊपर तक जाता है, इसलिए यहाँ पे जो टेम्परेचर आपको मिलेगा उसके कंपेरिजन में यहाँ पे कोल्ड मिलेगा। लेकिन वो टेम्परेचर आपको पानी ट्रांसफ़र होने की वजह से, दिस आर ओशन करंट्स, राइट। ये जो है हमारा कॉन्टिनेंट है, ये दो कॉन्टिनेंट है जहाँ पे नीचे जा रहा है, सॉरी दिस इज़ द कॉन्टिनेंट जहाँ पे आइसोथर्म नीचे आ रहे हैं क्योंकि ये टेम्परेचर है। फिर लेकिन यही वाला जो टेम्परेचर था वो ओशन करंट्स की वजह से ओशन के अंदर ऊपर तक जाता है, इसलिए सेम टेम्परेचर दोनों जगह पे मिलता है, डिक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। क्या पूछा है? द आइसोथर्म्स डिविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट, राइट। दिस इज ट्रू। अगर ये बात पता थी, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, नॉर्थ में हमारे पास थी विंटर, कौन से मंथ में? जनवरी, दे रखा था क्वेश्चन में ऑलरेडी, ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास ओशन करंट्स, ठीक है। एक्चुअल में देखा जाए बहुत फंडामेंटल टॉपिक्स से दोनों को कैच करके दिया गया है, ठीक है। अगर इसको फिर भी 50-50 कर पा रहे थे तो भी अच्छा था, क्योंकि सेकंड वाला जो है द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट्स, गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक द नॉर्थ अटलांटिक ओशन कोल्डर एंड द आइसोथर्म्स बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ। दिस इज रॉन्ग। ये दोनों जो है वार्म करंट्स है। अगर ये नहीं भी पता था तो भी, अगर ऊपर वाला क्वेश्चन टफ लग रहा था, नहीं पता था, फिर भी सेकंड वाले क्वेश्चन को आप एलिमिनेट करते, राइट, तो भी आपको ये वाला मिल रहा था। आंसर इज 1 ओनली, हमने ऊपर देखा, राइट। सारे एमसीक्यूज मैं समझा रहा हूँ, आप साथ में रुक के करिए, राइट। 3 क्वेश्चंस वेरी इजी, वेरी फंडामेंटल। 4th क्वेश्चन आप एटलीस्ट 50-50 कर पा रहे थे, राइट। मैंने बोला था 40-50 आपके राइट होने चाहिए, बाकी के में 50-50 होना चाहिए। तो यूपीएससी ने अब तक तो आपको मौका 100% दिया है। अगर आप ठीक से पढ़ाई करके आए तो आपके क्वेश्चन हिट हो रहे हैं। ऐसा ही कुछ रैंडमली कुछ भी नहीं पूछा है, राइट। पेपर सबका मानना है डिफिकल्ट है, लेकिन आप अगर पढ़ के गए तो आपको पेपर आएगा 100%, देयर इज नो डिनाइंग दैट। Another thing is, let's take the 5th question, right? इसमें क्या पूछा है? Which of the following countries are well known as the 2 largest cocoa producers in the world? Okay, so this is a topic which is extra reading आपने की है, एग्रीकल्चर का थोड़ा पढ़ा है, या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी जिसके अंदर से जनरली ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, राइट, उसको ठीक से किया है, वर्ल्ड ज्योग्राफिकल रीजन्स। फिर भी ये वाला क्वेश्चन आई कैन अंडरस्टैंड डिफिकल्ट था, लेकिन अगर थोड़ा जनरल नॉलेज आपका अच्छा है तो क्वेश्चन हिट कर सकते हैं। गाना को जाना जाता है एज अ प्रोड्यूसर ऑफ कोको, राइट। गाना इज़ अ कंट्री विच प्रोड्यूसेस कोको, गाना कोको। तो ये अगर पता होता तो क्वेश्चन हिट होता, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन इसको स्किप कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला 40-50 राइट करने, 50-50 करना है बाकी क्वेश्चंस में। और क्या है, वी हैव टू डू इज, बाकी के जो क्वेश्चन है अगर आ रहा है वेल एंड गुड, जनरल नॉलेज से नहीं आ रहा है तो इसको स्किप करके जा सकते हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पे हमने जो मेहनत की थी स्टैटिक के अंदर, और ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक से रीड करने में, रीड करना भी ठीक से होता है। क्वेश्चन को रीड करने में अगर गलती होती है, समझने में गलती होती है, तो फाउंडेशनल मिस्टेक्स हो जाती है, राइट। तो इसको नहीं करना है। कुछ क्वेश्चन और देख रहे हैं, आई एम शोइंग यू, इसी के बेसिस पे देखते हैं। अभी ये दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया, दिस इज मोर लाइक क्या आपने मैपिंग ठीक से किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, रीजन्स आपको पता है। यहाँ पे पूछा है विथ रेफरेंस टू द हिमालयन रिवर्स जॉइनिंग द गंगा डाउनवर्ड्स ऑफ प्रयागराज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। मतलब ऐसे हमें पूछा जा रहा है कि ये वेस्ट है, सॉरी माय मिस्टेक, वेस्ट से ईस्ट अगर हम जा रहे हैं, वेस्ट से ईस्ट ये डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं, राइट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इज करेक्ट। ओके, तो पॉज करके देखिए, आई एम गिविंग यू द राइट आंसर। ओके, द राइट आंसर इज द गागरा, गोमती, गागरा, गंडक एंड कोसी। गोमती यहाँ से आती है, देन वी हैव दी शारदा नदी एंड दी गागरा नदी। ओके, गोमती, दिस इज शारदा,
this is Ghagra, then we have the Gandak, and then we have कोसी नदी जो कि बिहार में आती है, कोसी रिवर, राइट. तो कोसी शुड हैव बीन लास्ट, गोमती शुड हैव बीन फर्स्ट. आपका आंसर डायरेक्टली आ जाता. वंस अगेन अ वेरी फंडामेंटल मैपिंग किया होता तो आंसर आ जाता. एनसीईआरटी में से ही ये क्वेश्चन था. सब टॉपिक्स हम एक के बाद इस तरह से करेंगे, राइट. टुडे आई एम फोकसिंग ऑन ज्योग्राफी. फिर वंस अगेन पॉज इफ यू वांट टू वेट, आई एम टेकिंग इट. ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है. यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक पूछा है लेकिन फिर भी क्वेश्चन ईजी है. रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजंस फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ठीक है. हम वेदरिंग में पता है रॉक है, फ्रॉस्ट की वजह से वेदरिंग होता है, हीट की वजह से डिसइंटीग्रेशन होता है रॉक का, फिर विंड की वजह से होता है विंड इरोजन, विंड वेदरिंग, राइट. और लास्ट में क्या होता है हमारे पास केमिकल वेदरिंग होता है. केमिकल वेदरिंग से क्या बनता है, कास्ट टोपोग्राफी. अगर इतना भी पता था तो ये क्वेश्चन हिट हो जाता, राइट. रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजंस बाय वेदरिंग. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. स्टेटमेंट 2, रेनफॉल वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन द सॉल्यूशन. यस, कार्बोनिक हमारा वाटर होता है, वही जो है वो अल्टीमेटली रॉक्स को डिसॉल्व करता है. लाइमस्टोन रॉक्स उसको डिसॉल्व करता है और कास्ट टोपोग्राफी बनाता है. सो 2 इज करेक्ट. रेनफॉल वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. ओके, सो करेक्ट तो है, रेनफॉल डज कंटेन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. कुछ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन डिसॉल्व आता है. ओके, देखते हैं क्या ऑप्शन है हमारे पास. ओके, बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1. ओके, बट स्टेटमेंट 1 जो है वेदरिंग के बारे में पूछा है. ऑक्सीजन वेदरिंग नहीं कर रहा है आपका, राइट. मॉइस्चर वेदरिंग कर रहा है. एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन वेदरिंग नहीं कर रहा है आपका. मॉइस्चर जो है वो आयरन वाले जो रॉक्स है उसको वेदर कर सकता है, ठीक है, उसका रिडक्शन कर सकता है. Both statement 1 and 2 and 3 are correct and both of them explain statement 1. Both statement 2 and statement 3 are correct, but only one of them explains statement 1. Both statement 2 are correct, that explains statement 1. Only one of the statement नहीं. Both तो correct है, ये तो हमें पता चल गया. अगर 50-50 भी आ गए तो भी आप क्वेश्चन में एटलीस्ट 50-50 आ गए थे once again, right? आंसर इसका आएगा रेनफॉल कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. बट जो पानी का ऑक्सीजन है वो डिसॉल्व करता है, वो वेदरिंग करता है. ऑक्सीजन एज सच वेदरिंग नहीं करता. तो इसमें सिर्फ यही आएगा ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट. वंस अगेन आई अंडरस्टैंड यहाँ पे थोड़ा फंस सकते थे वर्ड प्ले के अंदर, लेकिन फिर भी अगर इतना भी पता था कि येस रेनफॉल कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, कास्ट टोपोग्राफी पढ़ा होता तो वी कुड हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन एटलीस्ट टू 50-50 लेवल. छोड़ना नहीं पड़ता इस क्वेश्चन को आपको. ओके, देन वी हैव वंस अगेन अ मैप बेस्ड क्वेश्चन. आप पॉज कर सकते हैं. आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे और रशिया. हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव बॉर्डर विद नॉर्थ सी. अगर आप नॉर्थ सी को देखें, राइट, नॉर्थ सी इस तरह से है. दिस इज ब्रिटेन ईयर. ओके, और यहाँ से इस तरह से जाता है. यहाँ पे हमारे पास आती है जर्मनी, राइट. देन वी हैव नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड. ओके, और यहाँ पे एक छोटी सी टेरिटरी है रशिया की. फिर ये वाला रीजन है, इसको कहते हैं बाल्टिक सी और इसको कहते हैं नॉर्थ सी. मैपिंग किया होता, नॉर्थ सी इज़ वन ऑफ द रीजन जो वैसे ही हम मैपिंग में ठीक से पढ़ते हैं, राइट. तो क्या है हमारे पास, नॉर्वे, रशिया. ओके, सो इसके अंदर अभी ट्रिक ये है कि डायरेक्टली नॉर्थ सी को कनेक्ट क्या कर रहा है. नॉर्थ सी से इनका कनेक्शन तो है लेकिन थ्रू बाल्टिक सी से है. तो डायरेक्टली नॉर्थ सी में ओपन होने वाली यहाँ पे सिर्फ 2 ही कंट्री है. एक है हमारे पास जर्मनी और दूसरी है हमारे पास नॉर्वे. सो ओनली 2 विल बी द आंसर. दिस वुड बी अ लिटिल डिफिकल्ट क्वेश्चन. इसको आप स्किप कर सकते थे, ठीक है. तब तक हमने क्या किया है, हमने 8 क्वेश्चंस देखे हैं. 8 क्वेश्चंस वी हैव सीन. आउट ऑफ 8 वी हैव 2 स्किप टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, 2 50-50, लेकिन 4 जो है हमने किए हैं 100% ट्रू विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक नॉलेज. जो मॉडल मैंने बोला था 50-50, 40 to 50 क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए. 50-50 कुछ क्वेश्चन में होगा आपको और 2 आप स्किप कर सकते हैं, ठीक. लेट अस टेक अ कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस, उसके बाद सेशन को एंड करेंगे, राइट. आई विल टेक अदर क्वेश्चंस इन नेक्स्ट सेशन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. क्या है हमारे पास, धुआंधार, मालवा नर्मदा, हुंदरू, छोटा नागपुर, सुवर्ण रेखा, गेरसोपा, वेस्टर्न घाट्स, नेत्रावती. अगर ये आपको पता था, आपने थोड़े डिटेल कॉन्सेप्ट्स हो गए जहाँ पे आप प्लेटूस भी देख रहे हैं, रिवर्स भी देख रहे हैं, उसको मर्ज करने का ट्राई करें. आई अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आप शायद नहीं हिट कर पाएंगे एग्जाम में, लेकिन फिर भी अगर ट्राई करते, दिस वाज अ लिटिल पॉपुलर. ये PYQ में भी आया हुआ है, ठीक है. तो अगर ये हो जाता आपका, ठीक है, फिर भी आप क्लिक नहीं कर पा रहे थे, राइट. नन वाला आपका सिर्फ ऑप्शन एलिमेंट होता. सेकेंड क्वेश्चन इज राइट, थर्ड इज रॉन्ग, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट्स में तो है लेकिन नेत्रावती में नहीं, श्रावती रिवर पे है, राइट.
तो द आंसर वुड बी ओनली 2। लेकिन ये थोड़ा आई कैन अंडरस्टैंड, दिस इज आई विल पुट इनटू दी 50-50 कैटेगरी, राइट, और स्किप कैटेगरी आपके ऊपर है, आप कितना डिटेल में स्टैटिक करके गए हैं। अगर ठीक से किया होता तो एटलीस्ट 50-50 आप आ रहे थे। Another very simple question, right? You can pause. I am solving the MCQ. Right? Consider the following statements. What? Central Asia रीजन है, सेंट्रल एशिया है हमारा, उसके अंदर वोस्जेस माउंटेन है जो कि फोल्ड माउंटेन है। ओके, फोल्ड माउंटेन है, सेंट्रल एशिया बता रहा है, ठीक है, फोल्ड माउंटेन है। एक्चुअल में दिस इज रॉन्ग, दीज आर फॉल्ट माउंटेन, ठीक है, सर फॉल्ट माउंटेन्स। यूरोप आल्प्स, दीज आर ब्लॉक माउंटेन्स बता रहे हैं इनको, यूरोप में आल्प्स है, आल्प्स आर फोल्ड माउंटेन। क्यों? अफ्रीका एंड यूरेशिया प्लेट जो है वो कोलाइड हो रही है, उनके कोलिजन से जो है आल्प्स बन रहे हैं मेडिटेरेनियन सी के ऊपर, राइट। सो हमारे पास 2 रॉन्ग हो गए यहाँ पे, राइट। नॉर्थ अमेरिका एप्लेशियंस फोल्ड माउंटेन्स, राइट। नॉर्थ अमेरिका के ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे अटलांटिक ओशन है और यहाँ पे एप्लेशियंस, बहुत ही पुराने माउंटेन्स हैं, कैलेडोनियन माउंटेन्स कहते हैं इनको। अगर थोड़ा डिटेल में वर्ल्ड ज्योग्राफी में गए होते तो एक्चुअल में बहुत ही इजी क्वेश्चन था, अगर प्लेट्स का अंडरस्टैंडिंग था तो भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आई विल पुट दिस इनटू द इजी कैटेगरी, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे कि सर दिस इज नॉट इजी क्वेश्चन, बट एक्चुअली जो मैंने आगे बात की 5 कोर टॉपिक्स ठीक से किए हैं, एग्जाम पहले पूरा फोकस उस पर रखा है, कोई भी बेकार के वीडियोज़, कोई भी अननेसेसरी करंट अफेयर सब कुछ कैचअप करने नहीं गए और PYQs ठीक से देखे, देन दिस इज एन ईजी क्वेश्चन। ओके, नॉर्थ अमेरिका एप्लेशियंस फोल्ड माउंटेन, साउथ अमेरिका एंडीज फोल्ड माउंटेन, ये भी राइट है। ये दोनों जो है प्लेट मिलने की वजह से बन रहा है, ये भी बन रहे थे लेकिन ब्लॉक लिखा था तो रॉन्ग था। यहाँ पे फोल्ड माउंटेन से ये रॉन्ग है क्योंकि ये जो है फॉल्ट माउंटेन से यहाँ पे बीच में से जाती है, हमारे ब्लैक फॉरेस्ट जाता है। सेकेंड, ये सेंट्रल एशिया में नहीं है, ये भी यूरोप में है, राइट। सो 2 आर करेक्ट, 2 आर राइट, ओनली 2 आर करेक्ट, करेक्टली मैच ओनली 2, ठीक है। ऑप्शंस में कुछ भी दिया है डजेंट मैटर, अगर आपका नॉलेज अच्छा है, आप ये ब्लॉक सॉल्व कर रहे हैं, बाद में ऑप्शंस देख रहे हैं, फिर भी आंसर आएगा। ऑप्शन देख के क्वेश्चन से डरना नहीं है, पहले अपनी नॉलेज लेके जानी है, एग्जाम में कामली बैठना है, क्वेश्चन देखना है, सॉल्व करना है, फिर ऑप्शंस पे नज़र डालनी है, सब कुछ ईजी रहेगा। 1 2 3 पूछा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओनली 1 ओनली 2 बचा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टेटमेंट पूछे है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नॉलेज है, किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ेगा, नॉलेज नहीं है, सब कुछ डिफिकल्ट लगेगा, राइट। पहले भी 1 2 3 वाले बहुत क्वेश्चंस आते थे, स्टूडेंट्स क्लियर नहीं करते थे एग्जाम। अभी भी ये वाले क्वेश्चन आते हैं, अभी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्लियर नहीं करते। जो क्लियर कर रहे हैं वो हर पैटर्न में एग्जामिनेशन को क्लियर कर रहे हैं, राइट। सो पैटर्न का बहाना देना इज़ लाइक वेरी पुअर फॉर अ स्टूडेंट हो जो पढ़ के गए, ठीक है। दिस इज़ द लास्ट ब्लॉक जो हम कर रहे हैं, 16 क्वेश्चन मैंने बोला आए थे, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द डिफिकल्ट वन, राइट। ये थोड़े स्टैटिक में से आए थे। आई विल से यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डोनीपोलो एयरपोर्ट, कुशीनगर इंटरनेशनल, विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रिसेंट पास विच हुआ ग्रीनफील्ड, ग्रीनफील्ड मतलब न्यू एयरपोर्ट्स, न्यू, पहले कुछ नहीं था, बाद में सीधा एयरपोर्ट बनाया गया, ठीक है। तो स्टैटिक के कॉन्सेप्ट से ये दोनों एयरपोर्ट यस आर न्यू कॉन्सेप्ट्स। दिस इज एन एयरपोर्ट इज ऑलरेडी था, इसको अपग्रेड किया गया था। ग्रीनफील्ड प्रोडक्ट्स ओनली 1 and 2 ओनली। अगर कुछ थोड़ा करंट में कहीं पे पढ़ा था तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन स्किप दिस। जरूरी नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन है तो इसको टच करना है। हमारी स्ट्रेटेजी, हमारी साइकोलॉजी होनी चाहिए कि मैं स्टैटिक कवर करके जाऊँ, देन आई कवर करंट। अगर करंट में से ऐसा कुछ मैं पिकअप कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, वेल एंड गुड। नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं सोचना है कि ये वाला ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो कुछ भी एलिमिनेट करके आंसर आ जाए। एलिमिनेट आप जैसे तैसे कुछ भी करोगे, आपने कुछ अलग से सोचा, आपको कुछ याद नहीं आ रहा, जबरदस्ती एलिमिनेट करने गए, वो वाली साइकोलॉजी रखी तो फंस जाएंगे, राइट। तो अगर ठीक से पढ़ के गए हैं तो एलिमिनेशन क्वेश्चन वाला क्वेश्चन भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन फिर ऐसा वाला क्वेश्चन आप रादर सॉल्व करके इसमें से टच कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको माइंड ये करना है कि आप पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करें रादर देन MCQs, राइट। वंस अगेन एटमॉस्फेयर का क्वेश्चन आया, देखो 3 क्वेश्चन एटमॉस्फेयर में से डायरेक्टली आ रहा है। एटमॉस्फेयर NCERT में 4 पेज में दिया हुआ है, 4 पेज पढ़े होते, यहाँ पे 3 MCQ हिट थे आपके। क्या है? विथ रेफरेंस टू दी वाटर वेपर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इट इज़ अ गैस, यस, वेपर है तो गैस है, वेपर गैस फॉर्म वाटर का। द अमाउंट विच डिक्रीज विद, अभी हमने ट्रोपोस्फीयर में देखा कम हाइट तक क्लाउड्स जाते हैं कन्वेक्शनल करंट की वजह से, जैसे जैसे आपका लैटिट्यूड बढ़ता जाता है, इसी वजह से क्या हो रहा है, आपका जो है ट्रोपोस्फीयर इक्वेटर पे ज़्यादा बड़ा है और पोल्स पे कम है, ठीक है। तो दिस इज राइट, इट इज़ अ परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल्स। कंप्लीटली रॉन्ग, वही आगे जो चीज़ की उसी से ये वाला MCQ, एक कॉन्सेप्ट से 2 MCQ आ गए आपके, ठीक है। सो 2 इज रॉन्ग, ओनली 1 करेक्ट, क्वेश्चन खत्म आपका, राइट। क्वाइट ईजी, बाकी 4 MCQ भी हम एक बार देख लेंगे। टुडे विल एंड दी ज्योग्राफी सेशन, ओके।
कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन, एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, प्रेसिपिटेशन अकर थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। रेंज आपकी जो है वो लो है, टेम्परेचर रेंज मतलब आपकी जो है डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर लो है, मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ या कम नहीं हो रहा है। प्रेसिपिटेशन अकर थ्रू आउट द ईयर, ओके। रेनफॉल ईयरली, पूरे साल बारिश हो रही है। प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 to 250 सेंटीमीटर, ओके। सो दिस इज अ टाइप ऑफ डिफिकल्ट एमसीक्यू, राइट। कोपेन के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में से एमसीक्यू आया है, ठीक है। आंसर इसका मैं आपको बता दे रहा हूँ, आंसर इज मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। क्यों? क्योंकि एक इकलौता ऐसा क्लाइमेट है जो ऐसे प्रॉपर्टीज फोल्ड करता है। क्योंकि आने वाले 2 स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हमको मोस्टली लगता कि ये कोई इक्वेटर साइड की कंट्री है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत चेंज नहीं हो रहा, स्टेडी रह रहा है और रेनफॉल पूरे साल हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में ये है कि जब आप यहाँ पे हमने जो ये वाला कॉन्सेप्ट किया था, जो आइसोथर्म वाला कॉन्सेप्ट आपका ठीक होता तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता, राइट। दिस इज दी यूरोप एंड दिस इज ब्रिटेन। अभी यहाँ पे जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आती है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, वो ड्रिफ्ट यहाँ पे जो है क्या करती है, बारिश लेके आ रही है, ठीक है। तो पूरे साल यहाँ पे कुछ ना किसी टाइप का प्रेसिपिटेशन हो रहा है और ठंडी वाली सीजन में भी आपको थोड़ा मॉइस्चर मिल रहा है, इससे टेम्परेचर बहुत बड़ी रेंज में नहीं जा रहा। लो रेंज है, समवेयर अराउंड 3 to 18 डिग्रीज के टेम्परेचर में 10 डिग्री आइसोथर्म में ये रीजन होल्ड करता है। अपने हिसाब से बहुत अलग है क्योंकि इसके ऊपर फ्रोजन सरफेसेस है जहाँ पे एनुअल टेम्परेचर बहुत ही चेंज होता है, डेली टेम्परेचर बहुत चेंज होता है, प्रेसिपिटेशन पूरे साल नहीं होता। सेम चीज़ यहाँ पे, लेकिन ये वाला जो रीजन है मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, ये थोड़ा अलग है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में ये क्लाइमेट रिपीट भी होता है सारे वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट में, ठीक है। दिस वॉज अनदर यू कुड हैव स्किप्ड, ठीक है। ये दोनों बैक टू बैक आपके स्किप टाइप के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अब तक हम 4 क्वेश्चन स्किप कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन उसमें भी आप 50-50 का चांस फिर भी था। क्यों यहाँ पे 50-50 चांस था? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास था सिर्फ ये वाला कंडीशन और ये वाली कंडीशन देख के ही हम चाइना टाइप क्लाइमेट माइनस कर सकते थे और ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी माइनस कर सकते थे, राइट। क्यों? क्योंकि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज सब ट्रॉपिकल में टेम्परेचर रेंज काफ़ी चेंज होती है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन अकर थ्रू आउट द ईयर, तो यही 2 कंडीशन बच रही थी और इसमें ये वाली कंडीशन से अगर आप नहीं भी पढ़ के गए होते तो आप शायद एक बार इसके ऊपर चांस ले सकते थे, लेकिन एटलीस्ट 50-50 आ रहे थे। आई एम टेलिंग स्किप क्योंकि कई बार इतने डिटेल में कॉन्सेप्ट्स याद नहीं रहते हैं। रेफरेंस टू कोरियोलिस फोर्स, वन ऑफ द वेरी फाउंडेशनल टॉपिक्स। क्या है? इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, यस। विंड की वेलोसिटी बढ़ती है, बढ़ता है कोरियोलिस फोर्स। मैक्सिमम एट द पोल्स, एक्वेट एट द विंटर, यस। पोल पर है आप, नीचे आ रहे हैं तो क्या होगा? अर्थ इज रोटेटिंग फास्टर देन यू, राइट। अर्थ रोटेशन ये डायरेक्शन में है आपका, इक्वेटर पे 0 डिग्री। तो आप जब यहाँ से नीचे आ रहे हैं तो आपकी स्पीड कम है, तो आप ये साइड पे डिफ्लेक्ट होंगे और नीचे से ऊपर आ रहे हैं जिस साइड पे डिफ्लेक्ट होंगे। मैक्स यहाँ पे है और 0 कोरियोलिस इक्वेटर पे। इक्वेटर पे आपको 0 कोरियोलिस मिलता है, मैक्सिमम कोरियोलिस पोल्स पे मिलता है। वेरी फाउंडेशनल टॉपिक, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। 1 and 2, ओके, बोथ 1 and 2। अरे यस, बोथ 1 and 2, 100% ट्रू। लास्ट जो एमसीक्यू है, खत्म करते। 21 ऑन जून 21 एवरी ईयर, जून 21 क्या होता है? समर सोलिस्टिस, ओके। यू है समर सोलिस्टिस। विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स एक्सपीरियंस सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स, 12 आवर्स से घंटे, मतलब यहाँ पे अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। तो 12 घंटे से ज़्यादा क्या होगा? अगर यहाँ पे 100% सनलाइट बन रही, मतलब यहाँ पे 12 है और या फिर उससे ज़्यादा है, और यहाँ पे क्या है आपका 12+ आवर्स ऑफ डे है, ठीक है। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। कहाँ पे आपको 12 घंटे से ज़्यादा मिलेगी? तो आर्कटिक सर्कल पे डेफिनेटली 12 घंटे से ज़्यादा डे लाइट मिलेगी। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में नहीं मिलेगी, वहाँ पे नॉर्दर्न विंटर्स चल रहे हैं, आप वहाँ पे सदर्न विंटर्स चल रहे हैं। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे मिलेगी, इक्वेटर पे नहीं मिलेगी, इक्वेटर नीचे है, सो नहीं आएगा। आंसर इज ओनली 2 and 4। वेरी सिंपल टॉपिक, वंस अगेन आना चाहिए इतना आपको, और एग्जाम पे नहीं है तो इसको देख के एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ओके। लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। दिस इज वन ऑफ दोस एमसीक्यूज जो मैं शायद आपको कह सकता हूँ कि आपको स्किप कर देना चाहिए। आई थिंक इफ़ यू स्किप दिस इट इज़ ओके, क्योंकि ये बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक नहीं है, ठीक है। थोड़ा करंट के बेसिस पे से आया था, ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड्स पूछा है, which holds about 3 years worth of global carbon emission, 3 years worth of global carbon emission, fossil fuels, and the possible destruction of which can exert detrimental effect on the global climate. Which of the following denotes that region? आंसर मैं इसका पहले बता देता हूँ, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट सॉल्व करता हूँ। क्या है पीटलैंड्स? क्या होते हैं कि जो लैंड्स
वाटर लेक, ऐसी कोई जगह के नीचे हमारे जो है कार्बन जो है वो स्टोर्ड होता है, ठीक है। अभी डिफॉरेस्टेशन की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे पानी चला जा रहा है, रिक्लेम हो रहा है, लैंड रिक्लेम होगा तो ये जो नॉन डीकम्पोज्ड, ठीक है, कार्बन के फॉर्म में स्टोर था, नॉन डीकम्पोज्ड जो पूरा हमारा कार्बन का स्टॉक था उसका डीकम्पोजिशन शुरू हो जाएगा। डीकम्पोजिशन शुरू होएगा तो कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन आया है, कॉन्गो में लार्जेस्ट है, ठीक है। कुछ इसके अंदर चांसेस थे, चांसेस ऑफ डाउट और नॉट नोइंग, ओके, शुड स्किप, ये मेरा मानना है, ठीक है। तब तक 16 क्वेश्चन आए, 16 क्वेश्चंस वी डिड, राइट। ज्योग्राफी में से 16 क्वेश्चंस आए थे, 16 क्वेश्चंस वी डिड। 5 को क्या किया हमने, स्किप किया, ठीक है। 2 को क्या किया हमने, 50-50 किया। अभी ये आपके लिए डिफर कर सकता है, शायद आप 3 50-50 करें, 4 स्किप करें, शायद आप 4 50-50 करें, 3 स्किप करें, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट, लेकिन इतना होना चाहिए था, 5, 6, 7, लेकिन 9 क्वेश्चंस आपके हिट होने चाहिए थे, ओके। 9 क्वेश्चंस आपके हिट होने चाहिए थे 100% ब्रैकेट में, और ओवरऑल आपके 11 क्वेश्चंस अटेम्प्ट होने चाहिए थे। तो दिस इज दी अटेम्प्ट साइकोलॉजी। अगर इस तरह से तैयारी की है, स्टैटिक पकड़ा है, तो आप 11 क्वेश्चन हिट कर रहे हैं। सपोज अभी ये 11 क्वेश्चन सिमिलरली आप बाकी में हिट करें, ठीक है, किसी में 10 करें, किसी में 9 करें, लेकिन अगर आपका 10 का एवरेज भी बैठ रहा है, 10 का एवरेज, तो 5 टॉपिक्स में आप जो है एटलीस्ट 50 क्वेश्चन जो है ऐसे ही हिट कर रहे हैं, राइट। 40 to 50 हमें 100% करेक्ट कर रहे थे, 50 क्वेश्चन के आसपास आप आ गए हैं, और थोड़ा सेकेंड राउंड में आएंगे, 50-50 करेंगे, और थोड़ा अपने आप को पुश करेंगे। कुछ जो बचे हुए 25 क्वेश्चन थे उसमें से करंट है, IR है, ये वाले कॉन्सेप्ट्स पकड़ेंगे, और कुछ उसमें से निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आई एम होपिंग कि इससे आपको कुछ मदद मिली होगी। ऐसे ही बाकी सब जो भी हर साल हमारे टॉपिक्स है, पहले तो 5 को टॉपिक्स करेंगे, उसके बाद बाकी के बच गए क्वेश्चन में से कैसे कुछ क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट करने हैं हमारे लिए, अगर हम ये 50 रेंज में नहीं पहुंच रहे हैं तो, राइट। इफ़ यू आर गोइंग अबव 50 तो आपको बाकी के क्वेश्चन में बहुत ध्यान रखना है, हो सके उतना दूर रहना है, हो सके उतना स्किप करना है, टू गेट मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ योर नोन नॉलेज। आपको जितना पता है उसमें से मैक्सिमम मार्क्स लेके आए, ठीक है। टुडे वी कंप्लीटेड ज्योग्राफी। नेक्स्ट सेशन में और एक सब्जेक्ट ऐसे ही लेके आएंगे और ये पूरा पेपर खत्म करेंगे, उसको फिर PYQ के साथ एनालाइज करके, ताकि हम कंप्लीटली एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ पेपर में जा सकें। यही आपका एक ही सोर्स है कि जो UPSC से डायरेक्टली आता है, राइट। बाकी जो भी लोग कह रहे हैं वो अपना अजम्पशन दे रहे हैं, ये एक ही सोर्स है आपके पास जो UPSC से डायरेक्टली आ रहे हैं, ठीक है। आई होप दिस सेशन हेल्प यू। थैंक यू।